एक गांव में दो पति पत्नी रहते थे। उनके बेटा बहू कहीं दूर शहर में बाहर रहते थे। बेटे का नाम प्रदीप और बहू का नाम प्रीति था। प्रदीप और प्रीति घर आए हुए थे। एक दिन प्रदीप की मां की तबीयत अचानक खराब हो गई और कुछ समय बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। मां के जाने के बाद पिताजी बहुत अकेले हो गए थे। एक दिन प्रीति ने कहा, पापा आप भी हमारे साथ शहर चलिए ना। अब प्रीति ने यह बात कह तो दी, मगर उसका दिल आधा था, क्योंकि शहर में उनका 3 कमरों का फ्लैट था। उसमें पापा को भी रखना एक समस्या थी। मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। पापा ने जब अपना अंतिम फैसला सुनाया तो प्रीति की तब जाकर जान में जान आई। प्रीति ने प्रदीप से कहा, पापा की तबीयत हमेशा खराब रहती है, यहाँ अकेले कैसे रहेंगे। प्रदीप ने कहा, पापा के पास नीलम चाची और उनकी बेटी रोशनी को छोड़ देते हैं। वह हमारी दूर की रिश्तेदारी से है। वह विधवा है और मेहनत मजदूरी करके अपना और अपनी बेटी का पेट पालती है। प्रदीप ने जैसे तैसे उनका पता निकाला और उन्हें यहाँ रहने के लिए बुलवा लिया और वह अपनी बेटी को लेकर प्रदीप के घर आ गई। वह लगभग 40 साल की मेहनत कश महिला थी। उन्होंने प्रीति को कहा, मैं आपकी सासू माँ को दीदी कहा करती थी और रिश्ते में मैं आपकी चाची हूँ। इस घर को अपना ही मानूंगी और जेठ जी की सेवा में आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। प्रीति ने कहा, क्या आप चाय नाश्ता अच्छे से बना लेती हो और क्या आप पिताजी का देखभाल रख पाओगी? अगर आप ऐसा कर सकोगी और आपकी बेटी बाकी घर का झाड़ू पोछा बर्तन आराम से कर लेगी तो ठीक है, मगर चाची आप सैलरी कितना लोगी? चाची भी कह रही हो और पगार भी पूछ रही हो। ये पूछकर हमें शर्मिंदा मत करो बेटी। अरे हम माँ बेटी को खाने और रहने का ठिकाना मिल गया, और क्या चाहिए हमें। यह सुनकर प्रीति चुप हो गई। बात जितने कम में तय हो जाए उतना ही अच्छा है। प्रदीप भी अपने पिताजी की खूब सेवा करना चाहता था, मगर मजबूर था। इसलिए सोचा कि पैसों से एक नौकर ही खरीद लें। इधर पिताजी काफी परेशान लग रहे थे। एक तो पत्नी जाने का दुख और ऊपर से बेटा बहू दोनों दूर जा रहे थे। प्रीति ने धीरे से प्रदीप के कान में कहा, मम्मी की अलमारी में साड़ियां, जेवर और दूसरे कीमती सामान रखे हैं। पापा अब अकेले हैं और घर में बाहर के लोग भी रहेंगे, इसलिए हमें उसकी चाबी अपने साथ ले जानी चाहिए। प्रदीप ने कहा, पापा अलमारी की चाबी कभी नहीं देंगे, और वैसे भी तुम चिंता मत करो, सब तुम्हें ही तो मिलेगा। बीच बीच में आने की बात कहकर प्रदीप और प्रीति शहर चले गए। शहर में भी वे पापा से घर, अलमारी, बैंक के रुपयों की ही बातें करते रहते थे। उन्हें बहुत चिंता होती, इसलिए वे फिर से गांव लौट आए। घर के बाहर लॉन साफ सुथरा था, सारे पौधों में पानी डाला गया था, कई नए पौधे भी लगाए गए थे। दरवाजा खुलने पर चाची ने मुस्कुराते हुए स्वागत किया। पूरा घर सजा सजा सा लग रहा था। प्रीति ने गौर से देखा कि दोनों माँ बेटी बढ़िया कपड़े पहनी थी, बाल भी सुंदर तरीके से सेट किए हुए थे और चाची चूड़ियों के साथ साथ बिंदिया भी लगाई थी। प्रीति ने प्रदीप से कहा, तुम्हारी चाची का तो कायाकल्प ही हो गया। प्रदीप ने कहा, अरे भूखे नंगे को अगर सब कुछ मिलने लगेगा तो कायाकल्प तो होगा ही ना। और जब वे पापा से मिले तो और भी ज्यादा हैरान हो गए। वे पहले से भी अधिक स्वस्थ लग रहे थे। पापा पहले झुके झुके से चलते थे, लेकिन अब तो वे सीधे तनकर चल रहे थे। मम्मी के जाने के बाद हंसना भूल चुके पापा अब मुस्कुराते हुए पूछ रहे थे, आप लोग तो बहुत जल्दी मिलने चले आए। प्रदीप ने कहा, पापा जी आप यहाँ अकेले थे, इसलिए हम मिलने चले आए। पापा ने कहा, बेटा मैं अकेला कहाँ हूँ, तेरी चाची नीलम है ना, और उनकी लड़की रोशनी भी मेरे साथ है। रोशनी को अब की बार यहीं इंटर कॉलेज में एडमिशन करवा दिया है और शाम को 1 घंटा उसे पढ़ा दिया करता हूँ। नीलम चाची सबके लिए चाय नाश्ते के बाद रात के खाने में लग गई। सब कुछ ठीक चल रहा था, किंतु प्रदीप और प्रीति दोनों निराश बैठे हुए थे।
वह पापा के किसी काम नहीं आ पा रहे थे और अब उनको इनकी जरूरत भी नहीं थी। रात को पापा सीरियल्स देखते हुए रोशनी से बातें करते हुए हंस रहे थे। जीवन से निराश पापा को जीने की वजह मिल गई थी। रात में सोते समय प्रदीप ने प्रीति से कहा, यदि हम उसी समय अपने साथ पापा को ले चलते तो आज वे इस तरह माँ बेटी के आगे हमें भूल न जाते। प्रीति ने कहा, अरे इसमें बुरा क्या है, वहां 3 कमरों के डब्बे में कहां रखते इन्हें। प्रदीप ने कहा, प्रीति तुम मूर्ख हो, 1 नंबर की मूर्ख हो, तुमसे तो बहस करना ही बेकार है। अब मामला हमारे हाथ से निकल रहा है, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तुम तो पहले कहती थी कि यहाँ की जमीन बेचकर शहर में नया फ्लैट खरीदेंगे। प्रीति ने कहा, हाँ हाँ, लेकिन प्रीति अब ऐसा करना असंभव है। अब पापा दिन प्रतिदिन स्वस्थ होते जा रहे हैं, उनकी मृत्यु की प्रतीक्षा में तो हमारी उम्र ही बीत जाएगी। चलो पापा को शहर लेकर चलते हैं। प्रीति ने कहा, जैसा तुम उचित समझो, मैं तो एडजस्ट कर लूंगी। उसे तो अपनी सास की अलमारी की भी चिंता थी, जिसमें कीमती गहने और अन्य महंगे सामान थे। वह अलमारी को खोलकर एक बार देखना चाहती थी, किंतु सासू माँ के रहते उसकी ये इच्छा कभी पूरी नहीं हुई और आज भी पूरी नहीं हो रही थी। अगले दिन दोनों ने चाची का सेवा भाव देखा। नाश्ता खाना, पापा के सारे कपड़े, तौलिया आदि धोना, पापा के पूरे शरीर और सिर पर जैतून के तेल से घंटे भर मालिश करना। उस दौरान पापा के चेहरे पर सुख शांति छाई रहती थी। उसके बाद पापा गुनगुने पानी से नहाते थे, फिर उनका हल्का नाश्ता करना। प्रदीप अब समझ गया था कि पापा के स्वास्थ्य में निरंतर सुधार का कारण क्या है। वह उनकी इतनी सेवा भाव कभी कर ही नहीं सकता था। मगर फिर भी प्रदीप ने कहा, पापा आप यहाँ कब तक दूसरों की दया पर निर्भर रहोगे? हमारे साथ शहर चलिए, वहाँ तुम्हें नाती पोतों का साथ मिलेगा, सब साथ मिलकर रहेंगे। पापा ने कहा, बेटे मैं यहाँ किसी की दया पर निर्भर नहीं हूँ। तेरी नीलम चाची अगर काम करती है तो इसके बदले उसका पैसा देता हूँ उसे। तुम्हारे उस छोटे से फ्लैट में मैं जाकर क्या करूँगा? प्रदीप ने कहा, पापा इसलिए अपने फ्लैट के ऊपर एक और फ्लैट बनाना चाहता हूँ। पापा ने कहा, बेटा मैं जानता हूँ तुम लोग यहाँ का घर बेचकर वहाँ पर फ्लैट बनवाना चाहते हो, मगर मैं अपने जीते जी यह घर कभी नहीं बेचूंगा। तुम लोन लेकर अपने बलबूते पर फ्लैट बनवाओ, आखिर बैंक में नौकरी करते हो, तुम अच्छा खासा कमाते हो। अब यह सुनकर प्रदीप निराश हो गया। प्रदीप ने फिर कहा, अच्छा पापा कम से कम अलमारी की चाबी तो दे दीजिए। प्रीति अपने साथ मम्मी के गहने और जेवर ले जाना चाहती है। पापा ने कहा, तुम्हारी पत्नी के पास कपड़ों और गहनों का अभाव तो नहीं है जो मैं अपनी पत्नी के गहने दे दूं। इसके बाद प्रदीप और प्रीति निराश होकर शहर लौट गए। रास्ते में प्रीति ने प्रदीप से कहा, मुझे तो ऐसा लगता है कि पापा और नीलम चाची का कहीं प्रेम का चक्कर तो नहीं चल रहा। प्रदीप को प्रीति की बातें अर्थहीन लगी, किंतु वह चुप रहा। प्रदीप अब की बार अपने बच्चों के साथ गांव आया। वहां नीलम चाची को मां की साड़ी और गले में सोने की जंजीर पहने देखकर उसे शक हुआ। अच्छे खान पान से शरीर भर गया था, वे बड़ी सुंदर लग रही थी। उनकी लड़की रोशनी भी अब बहुत समझदार हो गई थी। आते ही प्रदीप ने कहा, नीलम चाची आप में तो बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है। नीलम ने बड़ी ही विनम्रता से कहा, कैसा परिवर्तन? जैसी पहले थी वैसे तो आज भी हूँ। प्रीति ने कहा, चाची आप काम वाली कम और घर वाली ज्यादा लग रही हो। नीलम चाची ने कहा, तोबा तोबा, ऐसा कहकर मुझे पाप का भागी मत बनाओ बेटा, मैं तो बस मालिक की सेवा करती हूँ। प्रदीप अब कैसे कहता कि पापा के दूर दूर तक मृत्यु के आसार नजर नहीं आ रहे थे और उसके गाड़ी, बैंक बैलेंस आदि के सपने धराशायी हो गए थे। पापा जी के जीवित रहते हुए प्रदीप वह सब हथियाना चाह रहा था, मगर ऐसा नहीं कर पा रहा था। रात के खाने के बाद ही साधारण बातचीत ने धीरे धीरे झगड़े का रूप ले लिया। प्रदीप अपनी असलियत पर उतर आया और कहने लगा, पापा कहीं आप दूसरी शादी के चक्कर में तो नहीं पड़े हो?
अब यह सुनकर पापा की बोलती बंद हो गई। वे हक्के बक्के होकर इकलौते पुत्र का मुंह देखते रहे और फिर बोले, प्रदीप बेटा, आज तुझे अपना पुत्र कहते हुए मुझे लज्जा का अनुभव हो रहा है। एक निस्वार्थ स्त्री जिसने तेरे मरते हुए बाप को आराम देकर सुख के 2 पल दिए, उसे तूने गाली दी, और मैं यह एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए सुबह होते ही तुम यहाँ से चले जाओ। ऐसे पुत्र से तो निसंतान होना ही बेहतर है। पापा के मुंह को देखकर प्रदीप की सिट्टी बिट्टी गुल हो गई और अगले ही दिन वे शहर लौट गए। फिर 1 वर्ष तक वे गांव नहीं आए। नीलम चाची स्वयं फोन करके पापा की खबर देती रहती थी। एक दिन पता चला कि पापा बाथरूम में गिर गए हैं और उनके कूल्हे की हड्डी टूट गई है। प्रदीप 1 दिन के लिए आया और ऑपरेशन के बाद प्रदीप अगले ही दिन लौट गया। उसका एक वकील मित्र था, मनोहर। उसने और नीलम ने बढ़ चढ़कर पापा की सेवा की। मनोहर पापा की प्रॉपर्टी और धन की देखभाल करता था, इसलिए प्रदीप उससे संपर्क बनाए रखता था। पापा फिर बिस्तर से उठ नहीं पाए, वे बिस्तर के होकर रह गए थे। नीलम चाची और मनोहर ने प्रदीप और प्रीति को आने के लिए कहा, किंतु उन्होंने बच्चों की परीक्षा का बहाना बनाया। अंत में उन्हें पापा की मृत्यु का समाचार मिला तो प्रदीप अपने परिवार के साथ गांव आया। वहां पिता के मृत शरीर को देखकर उसकी आंखों में आंसू तक नहीं आए। लोग नीलम चाची की बड़ी प्रशंसा कर रहे थे कि उसने जितनी पापा की सेवा की वह घर का सदस्य भी नहीं कर सकता था। किंतु प्रदीप कुछ सुन नहीं रहा था। एक अजीब सा भाव उसके मन मस्तिष्क में छाया हुआ था, क्योंकि अब वह इस संपत्ति का मालिक बनने वाला था। तभी अचानक उसकी नजर नीलम चाची पर पड़ी। प्रदीप ने कहा कि 13वीं के बाद तुम माँ बेटी यहाँ से फौरन चले जाना। तभी वकील मनोहर ने कुछ बोलने का प्रयास किया, किंतु नीलम चाची ने इशारों से उसे चुप करा दिया। अंतिम संस्कार के बाद प्रदीप ने पिता को मुखाग्नि देकर समाज के लोगों के बीच जाकर दीन दुनिया की बातें करता रहा। इसके बाद घर आकर वकील मनोहर से पिता की संपत्ति का ब्यौरा मांगने लगा और नीलम चाची को अगले ही दिन जाने का आदेश सुना दिया। मनोहर ने उसे समझाया कि प्रदीप रुको, अभी 13वीं तो हो जाने दो। प्रदीप ने कहा, बिल्कुल नहीं, तुम्हें नहीं पता, इस स्त्री के कारण ही मेरे पिता मुझसे दूर हो गए। मुझे अभी शहर जाना है, जब 13वीं आएगी तो फिर से चले आएंगे, मगर इससे पहले लोकर से सारे गहने निकलवा लूंगा, पैसे अपने खाते में ट्रांसफर करवा लूंगा। वकील मनोहर ने कहा, असलियत में तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे पिताजी ने ये घर नीलम चाची के नाम कर दिया है। बैंक के रुपयों का 50% किसी अनाथ आश्रम को दान देकर गए हैं और बाकी का 50% नीलम चाची के नाम कर दिया है। अलमारी और लॉकर के जेवर तुम्हारी पत्नी को देकर गए हैं। ये सुनकर प्रदीप के पैरों तले जमीन खिसक गई। वकील मनोहर ने समझाया कि देखो, स्त्री पुरुष का केवल एक ही रिश्ता नहीं होता। तुमने उन पर चरित्रहीनता का आरोप लगाकर अंतिम समय में अपने पिताश्री को बहुत कष्ट में पहुंचाया था। दूसरी तरफ नीलम चाची बैठी रो रही थी, ये सोच सोचकर कि पैसों के लालच में बहू बेटे कितना नीचे तक गिर सकते हैं। मगर अफसोस, प्रदीप को कुछ नहीं मिला। इसके अगले दिन प्रदीप अपने परिवार के साथ शहर चला गया। साथियों, आपको इस कहानी के बारे में क्या कहना है? क्या प्रदीप के पिताश्री ने बिल्कुल सही किया या गलत किया? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी दमदार और बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।